सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 डिस्कस करेंगे हम। 9 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8 की, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेना, नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे आप सभी बच्चे। और टॉपिक है कंपनी रूल एक्सपेंड, कंपनी का फैलता शासन। अर्ली ईयर्स, आरंभिक काल में पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, बक्सर के युद्ध के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट नोन एज रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक या फिर व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता है इंडियन स्टेट्स में, भारतीय स्टेट्स में, उन्हें भारतीय रियासतों में तैनात कर दिया था। ठीक है, दिस रोल was to serve and further the interest of the company। ये किस कारण हुआ था, उनका काम क्या था? उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना था और उन्हें आगे बढ़ाना था। Though the residents in the company official began interfering in the internal affairs of Indian states। और इस प्रकार क्या होता था कि रेजिडेंट के माध्यम से जो कंपनी के अधिकारी थे वो भारतीय राज्यों के अंदरूनी जो मामले थे उसमें दखल देने लगे थे। दे ट्राई टू डिसाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड इवन सक्सेसर्स टू द थ्रोन। और वो डिसाइड करने लगे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी नियुक्ति कब होगी, इवन सक्सेसर टू द थ्रोन, या अगला सिंहासन पर कौन बैठेगा। समटाइम्स द कंपनी फोर्स टू स्टेट्स इनटू ए सब्सिडरी अलायंस। और कभी कभी तो कंपनी जो थी वो राज्यों को किसके लिए, सहायक संधि के लिए भी फोर्स करती थी, मतलब उन्हें ज़बरदस्ती की जाती थी। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफिस दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। और उसके अनुसार क्या होता था, उस संधि के अनुसार जो भारतीय शासक थे उन्हें अपनी खुद की जो स्वतंत्र आर्मी रखने की आज्ञा नहीं थी। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, उनकी रक्षा कंपनी के द्वारा की जाती थी। बट फॉर दैट रूलर हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्स टू द कंपनी। लेकिन क्या होता था कि जो कंपनी थी उसके जो रूलर्स थे उन्हें, उनको कंपनी को ही उसका जो सहायक संधि के लिए पैसा था वो एक रकम चुकानी होती थी। इफ़ द रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर शासक वो रकम नहीं चुका पाते थे, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। तो क्या होता था, उनसे जुर्माने की एक रकम ली जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेलेस्ले वाज गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ नवाब ऑफ अवध, Awadh has to seize half of his province in 1801 when he was unable to pay for subsidiary forces। उदाहरण के लिए एक यहाँ पर बताया हुआ आपको कि जो रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था उसके टाइम में जो अवध के नवाब थे उन्होंने अवध के नवाब को अपने आधे प्रोविंस के 1801 में क्या करना था, वो देना था जो इन्होंने लगाया हुआ था ना सहायक संधि के लिए जो कीमत चुकानी होती थी वो दे नहीं पाए। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। तो क्या हुआ कि हैदराबाद के कई इलाके इसी आधार पर उनसे छीन लिए गए। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन क्या है, यह है सीधी लड़ाई। आफ्टर गेनिंग स्ट्रेंथ इन अर्ली ईयर द कंपनी रिस्टोर्ड द डायरेक्ट मिलिट्री कन्फेडरेशन विथ व्हेन इट saw a threat to its political or economic interest। दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल्स। अच्छा, आरंभिक वर्षों में
जो आरंभिक वर्ष थे उस टाइम के, उसमें क्या हुआ कि अपनी जो अर्ली ईयर्स में अपनी थोड़ी ताकत बढ़ा लेने के बाद उस कंपनी ने क्या किया कि डायरेक्ट मिलिट्री की स्थापना की, या डायरेक्ट मिलिट्री जो थी वो कंपनी के जब कंपनी को उससे क्या हुआ कि जब उनको राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से उन्हें खतरा दिखाई दिया, ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ, डायरेक्ट मिलिट्री सैनिक टकराव का भी रास्ता बनाया। इसे आप निम्नलिखित दो उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, मैसूर का टीपू सुल्तान, हैदर अली उनके फादर थे, इनके बारे में बताया हुआ है। मैसूर हैज़ गैन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ रूलर्स लाइक हैदर अली 1761 to 1782। हैदर अली जिनका टाइम पीरियड इतना था, वो रूलर्स थे और लीडरशिप करते थे किसके, मैसूर के अंडर में, ठीक है, वो मैसूर के शासक थे। एंड हिज सन टीपू सुल्तान, और उनका बेटा टीपू सुल्तान जो था उसका टाइम पीरियड है 1782 to 1799। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट। जो मैसूर था उसने क्या किया था, मालाबार तट से होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में कर लिया था। वे द कंपनी परचेज्ड पेपर एंड किंगडम एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और यहाँ से कार्डमम तक है ये, कंपनी परचेज्ड पेपर एंड कार्डमम, जहाँ से कंपनी क्या करती थी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the port office with the French in India Kingdom, and this allowed local merchant from trading with the company। तो जब उन्होंने खरीदना बंद कर दिया तो 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी जो उसकी रियासत थी पूरी, उसमें पड़ने वाले बंदरगाहों से काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने फ्रांस के साथ एक अच्छे रिश्ते बनाए, ठीक है, भारत में, और अपनी उनकी सहायता से अपनी जो आर्मी थी उसे आधुनिक किया, ठीक है, उसका आधुनिकीकरण किया उन्होंने। अच्छा, अब आगे क्या है, ब्रिटिशर्स वर फ्यूरियस एंड फाउट फॉर 4 hours। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स आग बबूला हो गए और उन्होंने उससे 4 युद्ध लड़े। ये चारों युद्ध की डेट है 1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 92 एंड 1799 टू डिफीट दैम, ठीक है, जिसमें उनको हराया। फाइनली इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1799 टीपू सुल्तान वाज किल्ड। जो आखिरकार जो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई थी 1799 में, उसमें टीपू सुल्तान मारा गया। एंड मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वोडियार्स and a subsidiary alliance was imposed on state। और फिर क्या किया, जब वो मारे गया सुल्तान, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैसूर का राजकुमार पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। वॉर विद द मराठाज, इनके बारे में पढ़ेंगे। From the 18th century, the company also sought the club and the Maharashtra of eventually destroyed Maratha power। 18वीं शताब्दी में कंपनी मराठों की ताकत को काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। फिर देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, और 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी उसमें हार के बाद ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शैटर्ड। उनका
दिल्ली में शासन करने का सपना टूट गया था। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स, वो कई स्टेटों में बट गया था, जैसे कि चीफ बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज सच एज सिंधिया होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। नए राजवंश बन गए थे सिंधिया होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे। These chieftains were held together in a confederacy under a Peshwa principal minister who became its effective military and administrative head based in Pune। और क्या हुआ था कि जो एक पेशवा होता है ना, पेशवा, ये सारे सरदार जो थे एक पेशवा के अंतर्गत आ गए थे, जो एक राज्य मंडल के सदस्य थे। और इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासनीय प्रमुख होता था, जो प्रमुख होता था जो कि पुणे में रहता था। ठीक है। महादजी सिंधिया एंड नाना, और जो नाना थे महाजी सिंधिया और नाना फडनीस, ठीक है, वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेटमेंट्स। वो दोनों कौन थे? प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। द मराठा वर सबड्यूड इन ए सीरीज ऑफ वॉर्स। मराठाओं को क्या करना पड़ा कि उन्हें एक के बाद एक कई युद्धों द्वारा क्या करना पड़ा? युद्धों द्वारा नुकसान हुआ, हानि हुई, उन्हें मजबूर होना पड़ा उनके सामने अंग्रेजों के। इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई देयर वाज नो क्लियर विक्टर। और जो पहला युद्ध हुआ था 1782 में, उसमें सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई भी नहीं जीता था। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803-5 वाज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गैनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। और जो दूसरा युद्ध हुआ था 1803 से 5 के बीच, वो कई मोर्चों पर लड़ा गया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817-90 क्रस्ट मराठा पावर। और जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 19 के बीच में, उसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया था। द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद ए पेंशन। और जो पेशवा था, उस समय के पेशवा थे, उन्हें पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया था और पेशवा के पद से हटा दिया गया था। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्याज। और इस प्रकार क्या हुआ कि विंध्या के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी टेक कंट्रोल ऑफ इंडियन स्टेट थ्रू सब्सिडरी अलायंस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया? इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, ये देखिए आंसर नंबर 1 यहाँ से लिखना है आपको, ठीक है। सॉरी, आंसर नंबर 1 यहाँ से लिखेंगे। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू ए सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। कभी कभी क्या होता था कि कंपनी द्वारा सहायक संधि कुछ राज्यों पर थोप दी जाती थी। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, इस संधि के अनुसार इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। और उसके बाद क्या है, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, और उन्हें कंपनी के द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। बट फॉर दैट रूलर्स हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस टू द कंपनी। और इसके लिए क्या, सहायक संधि के लिए उन्हें कुछ कंपनी को चुकाना पड़ता था, शासकों को, ठीक है। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर भारतीय शासक पेमेंट चुकाने में असफल रहते थे, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी, तो उनके जो रियासत थी जहाँ उनका शासन था, उसका कुछ भाग किसका
जुर्माने के तौर पर उनका भाग ले लिया जाता था, ठीक है, या उस पर कब्जा कर लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वर ब्रिटिशर्स फ्यूरियस विद टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान से ब्रिटिशर्स क्यों क्रोधित थे, उनसे उन पर क्यों गुस्सा थे। व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ दिस कन्फेडरेशन, और इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। तो आंसर नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। आंसर नंबर 2 यहाँ से है बच्चों, ये देखिए यहाँ से है। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड। 1785 में टीपू सुल्तान ने सैंडलवुड का आयात, पीपर और कार्डमम, ठीक है, काली मिर्च, इलायची, इन सब का आयात पर रोक लगाती थी। थ्रू द पोर्ट्स ऑफिस, और अपने बंदरगाह के द्वारा, किंगडम एंड डिसलेड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और क्या किया था कि रोक लगा दी थी, और सुल्तान ने क्या किया था कि जो लोकल मर्चेंट थे, स्थानीय सौदागर थे वहाँ पर जो व्यापार करते थे, उन्हें भी राज्य में क्या कर दिया, उन्हें भी कंपनी के साथ व्यापार करने पर मना कर दिया, ठीक है। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड ए क्लोज रिलेशन, और उन्होंने क्लोज रिलेशन स्थापित किया किससे, विद द फ्रेंच इन इंडिया, भारत में फ्रांस के साथ, एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और अपनी जो आर्मी थी उसे फ्रांस की हेल्प से आधुनिक बनाया। द ब्रिटिशर वर फ्यूरियस एंड फाउट फॉर वार्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत क्रोधित हो गए, आग बबूला हो गए, और उन्होंने 4 युद्ध लड़े इस स्टेट में, ठीक है, टू डिफीट दैम, उन्हें हराने के लिए। फाइनली इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1799 टीपू सुल्तान वाज किल्ड। यहाँ तक आप लिखेंगे आंसर 2। जो बैटल हुए थे, युद्ध हुआ था श्रीरंगपट्टनम का 1799 में, उसमें क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच वर द मेजर डायनेस्टीज ऑफ मराठा पावर। मराठा पावर की मुख्य डायनेस्टीज बताइए, वंश बताइए। हाउ वाज द कन्फेडरेसी रूल्ड। ये संघ किस प्रकार से शासित था। तो इसके आंसर में पहले आप ये लिखेंगे 4, ठीक है, यहाँ से लिखना आप शुरू करेंगे। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले, बस इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन ए कन्फेडरेसी, ठीक है, अंडर ए पेशवा। ये सब इकट्ठे थे किसके, एक पेशवा के अंडर में। प्रिंसिपल मिनिस्टर, जो कि प्रिंसिपल मिनिस्टर थे वहाँ के, ठीक है। सर्वोच्च मंत्री, हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री, जिन्होंने कि एक क्या बनाया था, एक मिलिट्री बनाई थी अपनी प्रभावशाली। एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे, और जो पुणे में क्या होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते थे, ठीक है, एक प्रमुख होते थे और पुणे में रहते थे। तो ये इतना ही आंसर लिख लेंगे स्टूडेंट्स आप आंसर नंबर 3 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ वर मराठा सबड्यूड बाय द कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार अपने अधीन कर लिया, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप यहाँ से लिखेंगे। द थर्ड एंग्लो वॉर ऑफ 1817, जो तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 टू 90, 1827-1719 के बीच, क्रश्ड मराठा पावर, मराठा की शक्ति को कुचल दिया गया था। द पेशवा वाज रिमूव्ड, पेशवा को हटा दिया गया था। एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर, और उन्हें कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया था। विद ए पेंशन, और उन्हें पेंशन दी जाने लगी थी, उन्हें मतलब पद से हटाकर पेशवा के पेंशन पर रख दिया था। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट, और कंपनी ने पूरा कर लिया था क्या, कंट्रोल ओवर द टेरिटरी, किसके ऊपर, किसके ऊपर पूरा कर लिया था, टेरिटरी पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया था। साउथ ऑफ द विंध्या, जो विंध्या के दक्षिण की
में स्थित भाग था पूरा, उसे अपने अंडर में कर लिया था। तो ये आप इतना लिख देंगे आंसर नंबर 4। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।